नमस्कार, मैं सलोनी शिवा और आप देख रहे हैं खबरिया टूज। दिल्ली की सियासत अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। जी हां, आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है क्योंकि आज रामलीला मैदान पर एक तरफ नए मुख्यमंत्री के लिए शपथ होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए किसी बुरे सपने की तरह होगा। क्योंकि आपको बता दें कि ये वही रामलीला मैदान है जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपना सियासी सफर शुरू किया था और आज ये सियासी सफर पर आज इसी जगह से विराम लगने वाला है। आपको याद दिला दे कि अन्ना हजारे के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल पोस्टर बॉय की तरह सामने आए थे और आज उसी भ्रष्टाचार के मामले में कटघरे में खड़े हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल का सत्ता में आना, फिर जेल जाना और फिर वापस चुनाव लड़ना और अब सत्ता से हाथ गंवा देना। आज इस पूरे सफर पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण शर्मा जी। नमस्कार सलोनी। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल का ये जो सफर रहा है, एक अफसर से और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक का, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक अफसर की बात थी, वो अफसर थे ही नहीं। यदि अफसर थे, सरकार की नौकरी करते और देश सेवा बेहतर तरीके से कर सकते थे। अब उनके अर्श से फर्श तक की जो कहानी है, वो इतनी दिलचस्प और तिरस्मेटिक है कि लोग अब उस पर चर्चाएं करेंगे, इतिहास चर्चा करेगा। हमारे आपके बाद में बहुत सारे सैकड़ों साल तक उसी तरह वो याद रखे जाएंगे कि किस तरह से एक भ्रष्टाचार की कहानी की शुरुआत होती है और वो कैसे खत्म होती है। क्योंकि इस यात्रा में एज ए पुलिस ऑफिसर मैं शुरू से आखिर तक जुड़ा रहा हूँ। जिस दिन से इस पार्टी का जन्म हुआ और आज उस पार्टी का अंत हो रहा है, और मैं अंत इसलिए बोल रहा हूं कि अब ये पार्टी विदर हो जाएगी, मुरझा जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा, आसाम के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जिस तरह से अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया, उसी तरह एक आंदोलन हुआ था और उसमें 27 साल के यंग लड़का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकला था, प्रवंत महंतो, वो सीएम बन गए थे। इतना बड़ा स्टेट और सीएम अचानक एक यंग लड़का हो जाना। परंतु कम से कम उस मामले में ऐसा नहीं था कि वो भ्रष्टाचार या बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए थे। वो बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए आए थे, उन्होंने वो काम किया। हालांकि उस पार्टी का आज नामो निशान नहीं है। प्रमोद महंतो को केवल हिस्ट्री में लोग याद करते हैं, परंतु उन्होंने क्रांति जरूर लाई। परंतु ये जो आम आदमी पार्टी की कहानी की सियासी शुरुआत हुई है, ये बहुत ही खतरनाक, शर्मनाक और इतनी घटियापन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि मैंने इन लोगों को बिल्कुल बहुत नजदीक से देखा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर जब निर्भया के लिए आंदोलन हुआ था, तो यही मनीष सिसोदिया, केजरीवाल एंड कंपनी, तमाम को हम लोग थाना पार्लियामेंट में लाते थे, डिटेन करते थे। तो इतने घबराए हुए होते थे कि हमें अरेस्ट तो नहीं कर लिया जाएगा, हमें जेल तो नहीं भेज दिया जाएगा। तो धीरे धीरे ये इनके कदम बढ़े और दिल्ली की बदकिस्मती कहें, अन्ना हजारे नाम का एक आदमी जो अपने आप को फौजी बताता था और बहुत चतुर और चालाक समझते थे, वो खुद इनके जाल में फंस गए, मकड़ जाल के अंदर, और उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की। और उस आंदोलन से मैं ही प्रभावित नहीं हुआ, बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर पूरे वर्ल्ड में जो हमारे इंडियंस रहते हैं, उनको लगा कि देश के अंदर कोई क्रांति आएगी, देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो करप्शन देश के अंदर है उस पर कोई लगाम लगेगी। राजघाट से आंदोलन शुरू हुआ, रामलीला ग्राउंड तक पहुंचा और तिहाड़ जेल तक पहुंचा। यहां तक कि अन्ना हजारे ने कहा कि मैं अपनी बेल नहीं कराऊंगा, मैं जेल में रहना पसंद करूंगा। हालांकि उन्होंने बेल भी कराई, बाहर भी आए। और तमाम मैं अन्ना हजारे का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं कि अन्ना हजारे इस तमाम पाप के जन्मदाता थे। आम आदमी पार्टी के जन्मदाता अन्ना हजारे थे। उनके क्या उद्देश्य थे, क्या वो उनकी साठगांठ थी या नहीं थी, उन्होंने आज तक इस बारे में क्लियर नहीं किया। तमाम शराब नीति से संबंधित, भ्रष्टाचार से, शीश महल से रिलेटेड कितने सीरियस एलिगेशन लगे। तो आज से पहले अन्ना हजारे ने ना तो कोई आंदोलन किया, ना प्रखर मुखरता के साथ में उसका विरोध किया, जबकि उन्होंने कहा था राजघाट पर, मुझे अच्छी तरह याद है, कि हम शराब के खिलाफ हैं, हम शराब नीति के खिलाफ हैं, शराब हमारे जो गांधी जी की आत्मा पे कुठाराघात करती है, इस पर कसम भी खाई थी उन्होंने। अब वो कसम कहाँ चलेगी, इतना बड़ा शराब स्कैंडल हो गया जिसको कि पाप बताते थे, उसी पाप के अंदर ये उनकी यात्रा शुरू हुई। और जहां तक केजरीवाल का है, वो तो इतना
खतरनाक और गिरगिट है, मगरमच्छ है जो कब रंग बदलेगा नहीं पता। परंतु अब उसकी राजनीति का अंत आ गया है। जिस तरह से अभी आपने बताया कि रामलीला ग्राउंड से, यहीं से इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, और मुझे आज भी याद है कि वो मेट्रो में सफर कर कर ऐसे आ रहे थे जैसे आम आदमी आता है, तो लग रहा था कि जैसे विदेशों के अंदर बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आम मार्केट में घूमते पाए जाते हैं या सड़कों पर मिल जाते हैं, तो उसी तरह का सीएम हमारे बीच में आएगा। परंतु ये इतना घटिया और क्रूक आदमी निकला कि मेट्रो और जो पुरानी कार थी वो छोड़ छाड़ कर कारों के काफिले के अंदर उनकी शुरुआत हो गई। और जिस तरह से इन्होंने एक वायदे, बड़े बड़े सिद्धांतों की बातें करी और तमाम चीजें करी, इवन राम मंदिर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा कि नानी ने ये कह दिया, नानी ने सपने में इनको बता दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण इतना जबरदस्त था कि अपने आप स्कल कैप लगाने लगे और बिल्कुल जैसे मुसलमानों का एक तरह से मसीहा उन्होंने अपने आप को बता दिया। हिंदू धर्म को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर जब उनको लगा कि हिंदू वोट भी उनके लिए मददगार होंगी, कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के पास पहुंच गए और तमाम जो प्रक्रियाएं उन्होंने शुरू कर दी कि हिंदू का वोट भी लिया जाए। परंतु इस बीच में पब्लिक चूंकि अवेयर थी कि ये दिखावटी केवल इलेक्शन के लिए ये तमाम जो पहनते हैं, दिखाते हैं मंदिर के अंदर पूजा करते हुए, ये असल में बहुत बड़ा क्रूक और घटिया आदमी है। इसलिए अब इसकी राजनीति का अंत आ गया है। और दिल्ली पुलिस से चूंकि इनका एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है, ओपिनियन और डिफरेंस हो सकता है। बहुत सारी सरकारें रही दिल्ली के अंदर, कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, परंतु ऐसा कन्फ्रंटेशन कभी किसी सरकार में नहीं आया। जिस तरह से इन्होंने जानबूझकर इंटेंशनली पुलिस के साथ में, इनका 36 का आंकड़ा रहा। कभी भी इन्होंने हमारी जितनी इन्वेस्टिगेटिंग, चाहे सीबीआई है, ईडी है, दिल्ली पुलिस है, तमाम कर इन्होंने, इवन आर्मी पर इनके सौरभ भारद्वाज तो कहते थे इलेक्शन कमीशन भी भ्रष्ट है, इनकी मशीनों के अंदर भी गड़बड़ है। जब सौरभ भारद्वाज से कहा गया कि आप बताइए मशीनों के अंदर गड़बड़ होती कैसे होती है, उस दिन वो वहां से भाग गए। तो ये इनकी कुटिलता और जो जहरीली राजनीति थी, आज उससे दिल्ली को निजात मिली है। और कम से कम अभी जिस तरह से केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलने के बाद में एक नया शब्द इजाद किया, कट्टर ईमानदार, कि हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। बिल्कुल नंगे हो चुके हैं आज की डेट में। वो उनके जितने प्रवक्ता आते हैं आम आदमी पार्टी के, वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, पर आज उनका शर्म से सिर गड़ जाएगा कि किस तरह से उनकी पराकाष्ठा हुई है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप देखिए, क्योंकि अभी इनका एक एक एमएलए और एक एक काउंसलर जेल के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो भी एमएलए फंड्स था और काउंसलर को जो पैसा दिया जाता था, इन्होंने बंदर बांट करी, उसके अंदर कमीशन कमाया। दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ सिवाय सरकारों का विरोध करने के, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने के, महिलाओं के नाम पर बड़े बड़े इन्होंने पोस्टर छपवाने। महिला, उनके घर के अंदर स्वाति मालीवाल जो इनकी खुद एमपी थी, जो इनके गीत गाती थी, इनको भाई बताती थी। अब खैर वो अलग बात है कि उनके बारे में बहुत सारे की बातें केजरीवाल, स्वाति मालीवाल के जो रिश्तों के बारे में बताई जाती हैं, वो अपनी एक अलग है आइडियोलॉजी। परंतु इनको कौन लोग थे अच्छे लोग छोड़कर नहीं गए। उनमें योगेंद्र यादव है, किरण बेदी है, प्रशांत भूषण है, किशोर कुमार विश्वास हैं, कपिल मिश्रा हैं, और कितने ही लोग हैं जो अच्छे लोगों को इन्होंने दरकिनार कर दिया, छोड़ दिया। और फिर मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा, आप फिर मेरे पास आएंगे डिबेट करने के लिए। अभी कुछ दिन बाद वो जूतम पुजारी होने की शुरुआत होने वाली है। आपस में जूते चलेंगे। मनीष सिसोदिया गाली देंगे इनको कि तेरी वजह से मैं जेल चला गया। सत्येंद्र जैन कहेंगे कि मैं तेरी वजह से जेल चला गया। अब पंजाब के अंदर शुरुआत हो गई है कि पंजाब में सीएम कौन अच्छा रहेगा। भगवंत मान आज ही कह रहे थे कि भाई मैं ही रहूंगा यहाँ पर सीएम। तो अभी तमाशा शुरुआत हुई है। अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। तो अभी इनके पत्ते खुलेंगे। और मैं पुनः बता रहा हूं और बार बार बता रहा हूं कि अब जेल के दरवाजे जरूर खुलेंगे, क्योंकि बाहर एक पोस्टर अभी भी लगा हुआ है कि क्या केजरीवाल आएंगे। यस, केजरीवाल का इंतजार तिहाड़ जेल कर रही है, बल्कि इनका नहीं, इनके तमाम जितने भी कुटिल और भ्रष्ट जो एमएलए हैं, इनके मंत्री हैं, वो तमाम जेल है। क्योंकि इनका जो केस है बहुत ही सीरियस केस है। अभी तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की कैग की रिपोर्ट अभी पटल पर रखी जाएगी, क्योंकि सरकार ने वायदा किया है कि पहले सेशन के अंदर ही हम कैग की रिपोर्ट कर देंगे। उसमें तो 100 करोड़ था, इसमें तो 2000 करोड़ से ऊपर का मामला निकल के आ रहा है। हो सकता है कि कैग की तुरंत रिपोर्ट के बाद सीबीआई को, ईडी को इनको अरेस्ट करना पड़ जाए कि बताइए पैसा कहाँ चला गया। तो ये इनके लिए अब मुश्किलों का दौर नहीं, अब ये जेल के अंदर आप मानिए सड़ेंगे। और कन्विक्शन का केस है,
क्योंकि ये तमाम जो एविडेंसेस हैं इनके खिलाफ वो इंडिकेट कर रहे हैं, चिक चिक कर बता रहे हैं कि ये अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी हैं और इनको लंबे समय तक जेल में रखना सरकार की जिम्मेदारी है, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, ईडी की जिम्मेदारी है कि कैसे इन अपराधियों से दिल्ली को निजात मिलाए। और आज निजात तो काफी हद तक मिल गई है, परंतु अभी भी इनके भ्रम जाल के अंदर बहुत बड़ा वर्ग इन्होंने फंसा हुआ है, फ्री वीज के नाम पर फंसाया हुआ है, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर फंसाया हुआ है। परंतु अब ये चलने वाला नहीं है। देश और दिल्ली समझ चुकी है। आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां इलेक्शन हुए किस तरह से इनकी जमानत जब्त हो गई, नोटा आप से भी नीचे पोजीशन में आ गए। तो ऐसे हालात में आप देखिए आज रामलीला ग्राउंड में हम और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, नए सीएम आए हैं, बड़ी उम्मीद है। आप बीजेपी के जो नवनिर्वाचित सीएम है, उनके मंत्री जो बनेंगे, उनके जो एमएलएज हैं, यदि वो खरा उतर पाए तो दिल्ली उनका स्वागत करेगी। नहीं तो दिल्ली वो जगह है कि 27 साल बाद वापसी हुई है बीजेपी की। सुषमा स्वराज केवल प्याज के मसले पर दिल्ली से चली गई थी। तो दिल्ली बड़ी सेंसिटिव और डेलिकेट चीज है। जब तक आप इस दिल्ली को समझेंगे नहीं और केवल अपनी राजनीति के दम पर चलाना चाहेंगे तो कुछ टाइम तो आपकी राजनीति चल सकती है, परंतु बहुत लंबे टाइम तक पूरी दिल्ली को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आपने अभी दिल्ली पुलिस और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच जो मतभेदों की खबरें सामने आई और उसका आपने अभी जिक्र किया, तो क्या अगर इसे संभाल लिया जाता तो यहाँ का कानून व्यवस्था और बढ़िया हो सकता था? हाँ, बिल्कुल। यदि आम आदमी पार्टी के तमाम सीएम, मंत्री, एमएलएज थानों से राब्ता रखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से मिलते, कभी किसी कमिश्नर ने उनको डीसीपी ने मिलने के लिए मना नहीं किया। पर मैं आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं या जितने लीडर हैं, इवन केजरीवाल, आतिशी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी कमिश्नर साहब से मिलने का टाइम मांगा कि हम पुलिस के साथ और कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए तैयार हैं? नहीं। ये लोग तो खुश होते थे, इनकी बातें खुलती थी जब अपराध होता था दिल्ली के अंदर, इनको कहने का मौका मिलता था, पुलिस को ठोकने का मौका मिलता था। तो इस तरह की सरकार चल नहीं सकती जो केवल लिफ्ट के सहारे नहीं। हाँ, आप बहुत बड़े राजनीतिक उद्देश्य और ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आप पुलिस का भी मजबूती से जवाब दे सकते हो, परंतु जिस तरह से भ्रष्टाचार में आप लिप्त हो उसमें यही हश्र होना था जो आज आप और मैं रामलीला ग्राउंड में खड़े होकर देख रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति बन रही है। इसलिए आने वाली सरकार को भी आगाह करता हूं मैं आप लोगों के माध्यम से कि वो बिल्कुल सोच समझकर जो उन्होंने वायदे किए हैं, हालांकि यमुना का जैसे ही हुआ तो अगले दिन से उसमें यमुना की सफाई होगी, क्या उसी तरह कंटिन्यू यमुना साफ हो पाएगी? पंजाब में क्या पराली को लेकर जो इश्यू हो रहा था, जो पॉल्यूशन को लेकर हम पूरी दिल्ली उस पर त्रस्त रहती है, क्या उसको एड्रेस किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल मौजूदा बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ है, दिल्ली की सरकार के साथ है कि क्या इन मसलों को कहां तक सुलझाने में वो कामयाब हो पाएंगे। दिल्ली में जब निर्भया कांड आया तब अरविंद केजरीवाल काफी मुखर रहे थे, तो ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि अब शायद कुछ क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे, पर दिल्ली में हमेशा महिला सुरक्षा एक अहम और सेंसिटिव मुद्दा रहा है। तो क्या आपने भी दिल्ली पुलिस में अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में काफी लंबे समय तक सेवा दी है, तो आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा की तरफ अरविंद केजरीवाल के कैसे कदम थे? देखिए, केवल उसके नाम पर नाटक किए गए। दिल्ली के अंदर तमाम डीटीसी बसेस के अंदर कैमरे लगा देंगे, तमाम जगह सीसीटीवी फुटेज होंगे, उसके उनसे महिला अपराध रुक जाएगा। उसमें महिला वॉलंटियर्स इकट्ठी कर ली गई। और सबसे बड़ी शर्म की बात दिल्ली वालों को इसलिए है, मैं हिंदू मुस्लिम और किसी कम्युनिटी पर नहीं जाना चाहता, परंतु यदि अब उनके वॉलंटियर्स को तमाम सेक्रेटेरिएट से अगले दिन से हटा दिया गया है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप देखिए और बहुत कुछ होने वाला, निकलने वाला अंदर की चीजें। जब ये सरकार के मंत्री और ऑफिसर्स ढूंढेंगे उन फाइलों को तो तमाम चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि तमाम जो फाइल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको एज इट इज पोजीशन में रखने की हिदायत दी गई है। तो बहुत सारे राज अभी खुलेंगे जो इनके भ्रष्टाचार के राज दबे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो सिविल वॉलंटियर्स थे वो तमाम एक इनके अपनी पार्टी के आदमी थे, उनकी रिकमेंडेशन पे वो लोग लगते थे और इसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वो काम करते थे। वो सरकारी मुलाजिम की तरह वो काम नहीं करते थे। और उसमें भी 70-80% मुस्लिम कम्युनिटी को प्रायोरिटी दी गई थी। क्या हिंदू दिल्ली के अंदर नहीं है, दूसरी कम्युनिटी नहीं है जिनको आप नौकरी दे सकते थे? तो कहीं ना कहीं जो उनके उद्देश्य थे वो बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे और आज उसका अंत हो गया है। बस कुछ और इंतजार कीजिए, पंजाब का इंतजार कीजिए। और अब इनके काउंसलर और एमएलए वो तमाम सोशल मीडिया में आप लोग दिखा रहे हैं कि वो इधर आना चाहते हैं, भागकर अभी आ भी गए। 3 काउंसलर भी अभी रिसेंटली आए, तो आप हो सकता है एमसीडी के अंदर भी आपको बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिले और हम उसके बारे में दोबारा बात कर पाए। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए
उसके बाद जो उनके आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं वो इसे षड्यंत्र बता रहे थे और इसे एक प्रतिशोध की राजनीति बता रहे थे कि केंद्र उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे आए, उनको सबको उन्होंने कहा सब झूठे हमारे खिलाफ मुकदमे, केवल हमें पॉलिटिकल कारण से फंसाया जा रहा है, हम तो कट्टर ईमानदार लोग हैं। जब भी उनको बेल मिलती थी, बोलते थे देखिए सत्य की विजय हुई, जबकि वो मुकदमा चल रहा है, वो उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल रही है। वो हमेशा एक ही चीज पे कहते थे सत्य की जीत हो गई, ये शहीद हैं, वो क्या नाम भगत सिंह से तुलना कर रहे थे मनीष सिसोदिया की, अपने आप को बिल्कुल गांधी जी और पता नहीं क्या क्या अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते थे। और उसी तरह अन्ना हजारे भी चाहते थे कि मैं आज के जमाने का महात्मा गांधी बन जाऊं, जो हमारे करेंसी के नोट्स हैं उस पर मेरी भी शायद कहीं मोहर लग जाए। तो उसी क्रम के अंदर मैं उतना ही उनको दोषी और गुनहगार मानता हूं जितना केजरीवाल इनके तमाम पार्टी के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने जो जो भी अच्छे लोग थे इस पार्टी के अंदर सबको निकाल के खत्म कर दिया और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। और ये केजरीवाल इतना क्रूर आदमी है, अभी आप देखिए ये कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलेगा। अभी बहुत सारा प्रक्रम अंदर पार्टी के अंदर चल रहा है, जो मैं चूंकि राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, आपको तमाम चीजें बता रहा हूं कि इस पार्टी का शुरुआत और अंत कैसे है और इसका भयानक और गंदा अंत होगा। लोग उसी तरह याद रखेंगे जिस तरह से तुगलकी फरमान बोलते थे, तुगलक ने फरमान जारी किया, बहुत बड़े बड़े किंग और मुगल हुए जिन्होंने इस दिल्ली को तबाह किया, बर्बाद हुआ, लोग उनको बहुत भला बुरा बोलते हैं। जैसे औरंगजेब का नाम है और तमाम मुस्लिम शासकों का नाम है, बहुत सारे किंग्स एंड तमाम लोग आए, क्वींस आई इंडिया के अंदर, उनका भी भ्रष्टाचार से नाम रहा, बहुत सारी चीजों से उनके ताते जुड़े। तो इनका अंत बहुत खतरनाक और गंदा होने वाला, जितना आज देख रहे हैं उतना नहीं, उससे भी ज्यादा नीचे जाने वाला है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अरविंद केजरीवाल जब जेल में भी थे तब भी वो केंद्र पर तमाम तरह की जो है वो आरोप लगा रहे थे कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, उन्हें शुगर बढ़ा हुआ है बावजूद उसके उन्हें जबरदस्ती मीठा खिलाया जा रहा है। तो क्या ये मुमकिन है जेल के अंदर? इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा है। अब उनकी पत्नी कह रही है कि सपने में मुझे केजरीवाल ने ये बताया है, और वो पब्लिक को एक लेक्चर सुना रही हैं। बल्कि उनको कहा गया कि ये वही जलेबी इमरती बाई हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव की वाइफ थी, वो सीएम बन गई थी। खैर वो सपना तो उनका पूरा नहीं हो पाया, वहां जाकर उससे भी खतरनाक एक आतिशी नाम की महिला आकर वहां बैठ गई, जिस तरह से वो भी केजरीवाल के पदचिन्हों पर थी, समझ लो भाई बहन थे, सगे भाई बहन। उस तरह से उन्होंने इस दिल्ली को चलाया। एक अजीब ड्रामा करा गया, उस सीएम की कुर्सी के बराबर में एक कुर्सी और लगा दी गई कि ये मेरे राजा की कुर्सी है, मैं तो केवल एक गुलाम हूं उनकी जो बैठी हुई हैं। अरे किस तरह की आप सीएम हैं, आप अपने आप को क्या प्रोजेक्ट करना चाहती हैं? तो ये तमाम जो इनके प्रपंच थे, जैसा आपने जेल में बताया कि जी उनको आम खिलाए जा रहे हैं, उनको जहर देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उन्होंने तो कहा कि हरियाणा से जहर मिलाकर पानी भेजा जा रहा है। इतना घटियापन की पराकाष्ठा थी। मतलब उस पे मुकदमा भी दर्ज हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है कि उन्होंने राजनीति के चलते हुए, इलेक्शन कमीशन ने भी उसके अंदर संज्ञान लिया है। तो इस तरह की जो घटिया राजनीतिक शुरुआत की गई थी, आज उसका कम से कम अंत हो गया है। ये नई सरकार आई है। मैं अपने दिल्ली पुलिस महासंघ की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से अपने नए सीएम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सरकार से उम्मीद रखता हूं कि जिन वादों सहारों के साथ आप लोग आए हो उस पर काम करें, जिससे हमारा विश्वास आपके साथ रहे। हम आपके साथ हैं, हम पुलिस के ऑफिसर हैं, तमाम रिटायर्ड ऑफिसर हैं, दिल्ली पुलिस है, आर्मी है, इलेक्शन कमीशन है। ऐसा नहीं कि कायदे कानून से नहीं चलते, सब कुछ कायदे कानून से होता है। और सबसे बड़ी हमारी अदालतें हैं, जिन पर इनका विश्वास हो ना हो, हमारा अपनी अदालतों के ऊपर अखंड विश्वास है कि हमारे यहाँ जो सर्वोच्च है वो कानून है, संविधान है। देश संविधान से चलेगा, सड़कों से नहीं चलेगा। क्योंकि केजरीवाल ने ऐसी पोजीशन अन्ना हजारे ने कर दी है कि आप कोई भी आंदोलन 50, 60, 100 साल तक खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों का विश्वास डगमगा गया है। इतना डगमगा गया है कि वो किसी पर भी आप विश्वास नहीं करेंगे। ये दुर्भाग्य है अन्ना हजारे जैसे लोगों का कि जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और आज उसका हश्र आप रामलीला मैदान से बयान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो कई बार जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध किया गया, और अब जब बीजेपी अब सत्ता में काबिज हो चुकी है तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल और उनके जो नेता है वो फिर से जेल जाएंगे, या जो कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? देखिए, जो
तमाम सबूत हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं कि इनको जेल के अंदर रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखिए कि अभी तो पिटारे खुलेंगे, मैंने अभी कहा ना, अभी तो पिटारा बंद है। करोड़ों रुपए लिटिगेशन में खर्च किए गए, ऐसे ऐसे दिग्गज वकील उतार, बैटरी ऑफ लॉयर्स उतारे गए, उनके लिए सरकारी पैसे को पानी की तरह बहाया गया। वो सारा हिसाब किताब लिया जाएगा कि ये पैसा आपने किस तरह का रखा, और अब उनके पास तो सरकारी पैसा भी नहीं है। अब इतने बड़े बड़े वकील जो पहले छोटी सी बात होती थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे बात नहीं करते थे, क्या अब केजरीवाल अपने आप को उसी तरह से पैसे को बहा पाएंगे, सरकारी पैसा, या उनके पास अभी बहुत कुछ धन इकट्ठा छिपा हुआ बैठा है जिसके सहारे वो तमाम लिटिगेशन पहले की तरह कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कानून से जुड़ा हुआ सवाल है, अदालतों से जुड़ा हुआ सवाल है, वकील कम्युनिटी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या उतने बड़े लेवल के एडवोकेट्स वो हर टाइम तैयार रहेंगे? तो आने वाला समय उनके लिए बहुत कष्ट होने वाला है, बहुत सारी परेशानियां उनके सामने खड़ी हैं, और उनकी परेशानियों का अंत इस जीवन के रहते नहीं होगा। उनको अपने कृत्यों पर एक ना एक दिन पश्चाताप करना होगा, दिल्ली की जनता से माफी मांगनी ही होगी। अरविंद केजरीवाल की ज़्यादातर रैलियाँ जब भी होती हैं, उनमें उन पर हमले हो जाते हैं, ख़ास करके जब भी वो रोड शो करते हैं, तो इस पर केंद्र और जो दिल्ली पुलिस है, क्योंकि वो केंद्र के अंडर आती है, तो उन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। तो क्या वाक़ई ये महज़ एक संयोग होता है या ये साजिश के तौर पर देखिए, इसे देखा जाए? ये इतना ड्रामेबाज आदमी है। अब तो सीएम नहीं है तो मैं ड्रामेबाज आदमी बोलूंगा। अब तो मैं कोई, मेरे लिए इज्जत कोई जीरो है इनके लिए, क्योंकि ये जेल काट कर आए हैं, अभी इनके खिलाफ केस चल रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत सम्मानित आदमी नहीं है। तो ये वो आदमी है जिसने जिसको थप्पड़ लगे, और जब जब कंप्लेंट करने का नंबर आया तो इसने कहा कि मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता। तो ये लगता है सब कुछ ये प्रायोजित कारण कर। अभी आपने देखा पंजाब पुलिस बुला ली। अरे कौन से स्टेट में, कौन से हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं कि आपको दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं, आपको अपने आदमियों पर विश्वास नहीं, आप पंजाब से पुलिस बुला रहे हैं। हालांकि उसमें उनको बड़ी दुर्गति हुई उनकी, और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि पंजाब पुलिस नहीं, केवल दिल्ली पुलिस ही काम करेगी। तो दिल्ली, जब अपने संस्थानों पर आपको विश्वास नहीं है, इनके बारे में तो बताया जाता है, जो अपने इनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जो दिल्ली पुलिस के हैं, उनके ऊपर भी इनको अनाप शनाप बकवास करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। बहुत सारी बातें अभी प्रकाश के अंदर आनी है। तो ये आने वाले समय में जो दिल्ली पुलिस है उनके कारनामों को जल्दी ही एक एक चीज खुलेगी। और अभी जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो तमाम इनकी फाइल्स की स्क्रूटनी करेगा। एक ऐसा टेलीविजन की कहानी रहस्य बनी हुई है जो इन्होंने लिया था, जो हिंदुस्तान में गिनती के आदमियों को लगा हुआ है, शायद सोशल मीडिया में कहीं नहीं दिखाया गया, परंतु उसकी कहानी से भी पटाक्षेप उठेगा। वो ऐसा क्या टेलीविजन था जो दिल्ली, क्या इंडिया के गिनती के आदमियों के ऊपर लगा हुआ है? सैमसंग कंपनी ने, क्या उनको स्पेशल ऑर्डर से बनाया गया? कितना पैसा खर्च किया गया? क्या शीश महल के अंदर केवल सरकारी पैसा था या अपना पैसा भी लगाया गया है? बहुत सारे इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं कि बहुत सारी जो सरकारी पैसे का मिसयूज तो था ही, कि करोड़ों रुपए लगाए गए, उसके अलावा बहुत सारी फंडिंग ऐसी थी जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी कुछ बता रहे थे मनीष सिसोदिया, जहां सरकारी कार्यालय दिया गया था, वो टोंटी चोर की कहानी आपने सुनी होगी, उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह के लड़के हैं वो टोंटी तक उतार के ले गए थे। अब वही कहानी रिपीट की जा रही है। मनीष सिसोदिया के ऑफिस में जितने भी एसी थे, जितने भी बर्तन थे, उनके उसके कुर्सी मेज बिल्कुल खाली करके गए। तो ये क्या दिखाता है कि इनका घटियापन, और ये बेसिकली चोर हैं, ये इनके माइंडसेट अच्छे नहीं है। तो इनका जवाब दिल्ली ने दे दिया है, और बाकी रही कई कसर, अभी दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ईडी जल्दी ही इनको इनका स्थान दिखाएगी कि तुम्हारी औकात यहाँ है, अपनी औकात में दोबारा वापस आ जाइए। अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारते ही और आम आदमी पार्टी के सत्ता से जाते ही जिस हिसाब से राजधानी में जांच तेज हुए हैं शीश महल पर और तमाम तरह की जो रीब्रांडिंग हो रही है योजनाओं की, तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का नामो निशान मिटाया जा रहा है या फिर कोई उम्मीद है उनकी सत्ता वापसी का? देखिए, सर्वाइवल के चांस तो कोई है नहीं फिलहाल। जितने भी इशारे कर रहे हैं, अभी मैंने जैसे पहले बताया, अभी एंटी करप्शन और विजिलेंस डिपार्टमेंट अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज के अंदर है, क्योंकि अभी सीएम बनी है, मंत्री बने हैं, तमाम कार्रवाई देखी जा रही है, तमाम फाइल्स उनकी स्क्रूटनी की जाएंगी। बल्कि मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस बारे में एक हाई पावर्ड कमीशन या कमेटी बैठनी चाहिए जो इनके तमाम पापों का हिसाब किताब करे। पब्लिक को पता लगे कि आपका पैसा जो आप टैक्स देते हैं, वो पैसा किस तरह मिसयूज किया गया, वो आपका पैसा आपके ऊपर नहीं लगाया गया, वो मिसयूज किया गया फ्रीबीज के नाम पर। आपको किसने कहा है कि हमारे जो टैक्स पैसे दे रहे हैं, आपने हमसे पूछा कि हम पैसे को कैसे खर्च करें, कहाँ खर्च करें? आपने अपनी मन मर्जी से अपने मिलने जुलने वालों को रेवड़ियां बांटी। ठीक है, गरीबों का सम्मान सबको करना चाहिए, गरीब
की मदद जरूर होनी चाहिए, पर उनको निठल्ला नहीं बनाया जा सकता कि गरीबी के नाम पर हम आपको काम ना करने दें, एक के बदले एक शराब पिलाएं, आपको एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दें और तमाम राशन आपके घर पर पहुंचाएं। आप आराम से काम ना करके शाम को शराब पियो, अपनी औरतों को पीटो। ये इनके टाइम में हुआ है, क्योंकि शराब से नीति से औरतें दिल्ली में बहुत त्रस्त थीं। जो आदमी पहले पौवा पीता था वो अद्धा पीना शुरू कर दिया केजरीवाल जी की मेहरबानी से। तो वो आके क्या करता था, अपनी बीबी को बेटी को पीटता था, मोहल्ले में झगड़ा करता था। तो ऐसे लोगों का क्या असर होना चाहिए? मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। हमें कोई चीज फ्री में नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम हर चीज फ्री में चले। तमाम चीजें हैं, आदमी को आप जॉब अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको और तरह से प्रोटेक्ट कीजिए। आप जो SC ST वर्ग है उनको आप प्रमोट करने के लिए उनकी एजुकेशन का इम्प्रूव कीजिए। ये नहीं कि आप उनको हर चीज फ्री में दें। तो इसलिए जब फ्रीबीज की चीज होंगी, बहुत से कंट्रीज तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कम से कम दिल्ली को अब इससे निजात मिल गई है फ्रीबीज से। हम नहीं चाहते कि कोई फ्रीबीज मिले। हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो भी टैक्स और जो सरकार का पैसा है उसको देंगे। सरकार बढ़िया तरीके से उसको इस्तेमाल करे, मिसयूज ना हो जिस तरह से इस करप्ट पार्टी ने किया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो है मुश्किल अब यहाँ पर कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल दिल्ली की बादशाहत पर अगले 5 सालों तक बीजेपी का हक रहने वाला है और अब जनता और तमाम जो लोग हैं उनकी नजरें अब बीजेपी के कामकाज पर टिकने वाली हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का सियासी वनवास खत्म होता है या फिर दिल्ली से उनका नामो निशान मिटने वाला है। फिर हाजिर होंगे तमाम अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरिया टॉक्स। नमस्कार।